Good morning, students. In our previous class, we have learned about metals, non-metals, and their physical properties. Today, we are going to discuss about the chemical properties of metals and non-metals. Let us start our class with understanding that what do you mean by chemical properties. पहले हम ये समझेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है. Chemical property is the change of one type of matter into another type, or we can say that how a substance changes into a new substance completely changes into a different substance. These properties are called chemical properties. क्या मतलब है इसका? केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई एक सब्सटेंस है वो किसी अलग मैटर में है. मतलब सपोज कोई सब्सटेंस है, जब वो अंडरगो करता है किसी केमिकल रिएक्शन में तो वो सब्सटेंस कंप्लीटली चेंज होके कोई डिफरेंट सब्सटेंस ही बन जाता है. एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि पेपर है एक कम्प्लीटली अलग प्रोडक्ट है. जब केमिकल रिएक्शन में होता है, यानी कि अगर हम उसको बर्न कर दें तो उसके बाद क्या होगा, वो एक ऐश में, राख में चेंज हो जाएगा. पेपर एक अलग कंप्लीट अलग चीज़ थी और जो ऐश है, राख है, वो एकदम से अलग चीज़ है. तो इस टाइप के चेंजेस को, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है. जैसे एक और एग्जांपल है, whenever something is burned that substance becomes something else completely different. यही चीज़ है, जब हम किसी चीज़ को जला देते हैं तो जो सब्सटेंस पहले था वो completely different किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है. Now we will learn chemical properties of metals. Metals differ in their ability to react with other substances like air, water, acids and bases. Students, we will see how action of oxygen take place on metal. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. कैसे ऑक्सीजन के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो उनके ऊपर क्या असर होता है. मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स. जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ यानी कि एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. विच आर जनरली बेसिक इन नेचर एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. स्टूडेंट्स, वी आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. हम रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पे जंग लग जाती है, वो हम सबको पता है, हम उससे बिल्कुल फेमिलियर है. व्हेन आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम दे गेट टर्निश्ड, मीन्स लूज देयर लस्टर. जब आयरन बहुत लंबे समय तक एयर के कांटेक्ट में रहता है तो हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद उसका जो लस्टर है, शाइन है, वो एकदम कैसी हो जाती है, फीकी पड़ जाती है और उस पर ब्राउन कलर की कोटिंग, एक लेयर स्टार्ट हो जाती है लगना. एज दे फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर ऑन दैम एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. और वो ब्राउन कलर की लेयर, ऑक्साइड लेयर, उस पर फॉर्म होने लग जाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं. ये ऑक्सीजन, ये जो रिएक्शन है ये किसके साथ हुई थी, ऑक्सीजन के साथ, जो एयर में प्रेजेंट होती है. इसीलिए एयर के कांटेक्ट में काफ़ी लंबे टाइम तक आयरन को अगर हम छोड़ देंगे तो उस पर जंग लग जाता है. और हम ये भी कह सकते हैं व्हेन आयरन इज इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, तो वो क्या फॉर्म करता है, आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है, प्लस में वाटर भी रिलीज करेगा. आयरन रस्ट स्लोली इन मॉइस्ट एयर as iron reacts with oxygen in air to form iron oxide and water. वही चीज़ जो अभी हमने पढ़ी थी कि आयरन है वो मॉइस्ट एयर में मॉइस्चर के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे रस्ट लगता है उस पर. एज आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर
और क्या बना देगा, अभी हमने पढ़ा था आयरन ऑक्साइड और वाटर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोरोजन द मेटल्स आर ईटन अवे। और ये जो प्रोसेस है, रस्ट लग जाता है, कोरोजन हो जाती है, इसमें क्या होता है हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम तक उस पर ब्राउन कलर की लेयर रहती है, रस्ट रहता है, और धीरे धीरे वहाँ से जो मेटल है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो मेटल्स है वो ईटन अवे, वहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम अपने आयरन के जितने भी आयरन मेटल के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मोस्टली हम उनको पेंट या पॉलिश करके रखते हैं। इसी तरह when magnesium ribbon is burnt in air, it burns with a shiny white flame and produces a white powder of magnesium oxide। सेम इसी तरीके से जब मैग्नीशियम रिबन को हम हवा में, एयर में बर्न करते हैं तो एक शाइनी वाइट कलर की लाइट से निकलती है, जलता है, वो फ्लेम निकलता है, और ऐसे ही बाद में एक वाइट पाउडर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो बच जाता है। The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested। अब जो ऐश बची, जो राख बची थी, मैग्नीशियम पाउडर वाइट कलर का बचा था, उसको हम क्या करेंगे, पानी में डिजोल्व करके देखेंगे, घोल के देखेंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि उसका नेचर क्या है, वो एसिड है या बेसिक है। जब हम ये करेंगे तो क्या होगा, इट इज फाउंड दैट इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी कि वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। अब इसमें भी यही था, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जब हमने उसे बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ वाटर। जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, अभी हमने पढ़ा था एयर के यानी ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होता है उनका। अब हम पढ़ेंगे हाउ एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स टेक प्लेस। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उस मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होती है। हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड। जब हम उसको रिएक्ट कराते हैं तो एक पॉपअप साउंड सा निकलता है, और वो क्या होती है, वो हाइड्रोजन गैस होती है। जैसे कि सोडियम रिएक्ट विग्रेसली विद कोल्ड वाटर। जब हम सोडियम को ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो एकदम से घुल जाता है, एकदम से बबल्स से निकलते हैं, और उस टाइम पे पॉपअप साउंड निकलती है, जो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस, और सोल्यूबल सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म भी होता है। यानी कि जब सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। बट आयरन रिएक्ट स्लोली विथ वाटर। सोडियम की तरह आयरन एकदम से रिएक्ट नहीं करती, वो धीरे धीरे स्लोली रिएक्ट करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विथ एसिड्स। When a metal reacts with an acid, effluents or bubbles of hydrogen gas are formed with the evolution of heat energy। जब हमारे मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, फॉर्म्ड होती है, बबल्स की फॉर्म में, झाग से बन जाते हैं, और काफ़ी सारी हीट एनर्जी भी फॉर्म होती है, साथ ही साथ सॉल्ट्स भी बनते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। सेम एज एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम एंड आयरन रिएक्ट रेडली विद एसिड्स एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट। इसी तरीके से एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, आयरन, ये सब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन को उसमें से हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। और जो मेटल्स हैं जैसे कि कार्बन है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, वो डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाते।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड्स की तरह ही रिएक्शन ऑफ बेसिस ऑन मेटल्स। मेटल्स के ऊपर बेसिस का क्या एक्शन होता है। मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते। एल्यूमिनियम, lead and zinc react with strong bases like sodium hydroxide or potassium hydroxide to form some complex compounds with the evolution of hydrogen gas। कुछ मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम है, लेड है, जिंक है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ रिएक्शन करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं और साथ ही में हाइड्रोजन गैस भी इवोल्व होती है, रिलीज करती है। मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद अ वीक बेस लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेसिस के साथ जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इनके साथ मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो सॉल्ट सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव मेटल को अलग कर देता है। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आयरन को जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें आयरन नेल्स डाल देंगे तो आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगी, उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, यानी कि उसकी जगह ले लेगी और आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो जिंक है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है देन किससे, कॉपर से। कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, तो जिंक भी क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा और कॉपर अलग रह जाएगा। A less reactive metal on the other hand cannot displace more reactive element from its salt solution। अभी हमने पढ़ा था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो सोल्ट सॉल्यूशन में, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से उसको हटा देता है, उसकी जगह ले लेता है। लेकिन इसका अपोजिट है, लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से नहीं हटा सकता, इसलिए ऐसे केसेस में किसी तरह की कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करती है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, आयरन है और जिंक सल्फेट है। जो आयरन है दैट इज लीस्ट रिएक्टिव देन जिंक। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, इसीलिए आयरन जिंक को उसकी जगह से नहीं हटा पाएगा, उसकी जगह नहीं ले पाएगा। इस केस में किसी तरह की कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। सेम हैपेंड विद द केस ऑफ कॉपर एंड मैग्नीशियम। कॉपर मैग्नीशियम के कंपैरेटिव क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर मैग्नीशियम को मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन में से उसकी जगह नहीं ले पाएगा, उसको नहीं हटा पाएगा, और ऐसे केसेस में किसी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ा है। वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप रिवाइजिंग द today's topic. Thank you.